हेलो एवरीबॉडी। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का स्ट्रीम ट्यूब मेथड। तो स्ट्रीम ट्यूब मेथड या इसको बर्नौली इक्वेशन भी कह देते हैं। तो करने का तरीका वही है जो हम पहले से करते आए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैं यहां एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये फिगर जो है, ये फिगर एक स्ट्रीम ट्यूब को शो कर रहा है, ये फिगर, ठीक है। और मैं ये लेट अस सपोज कि जो ये जहां से स्ट्रीम आ रही है और जहां से स्ट्रीम जा रही है, ये दोनों जो एरियाज हैं, ये है A1 और ये है A2। इसी तरीके से यहां पर जो डेंसिटी है वो है ρ1 और यहां पर जो डेंसिटी है वो है ρ2। सिमिलरली यहां पर जो वेलोसिटी है वो है q1 और यहां पर जो वेलोसिटी है q2। एक और क्वांटिटी है, हम कहते हैं यहां पर जो प्रेशर है वो है p1 और इसी तरीके से जो दूसरा फेस है उस पर प्रेशर है p2। नाउ ये सब होने के बाद अब ये हमें पता है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास यहां होगा उतना ही मास यहां से आउट होगा। मास फ्लो इन इज इक्वल टू मास फ्लो आउट। इसका मतलब ये है कि मैं ये कहता हूं कि ρ1 इंटू A1 शुड बी इक्वल टू ρ2 इंटू A2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहेगा ये, ठीक है ना। और इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, कोई भी स्मॉल के कांस्टेंट, राइट। नाउ जो नेट फोर्स है ड्यू टू प्रेशर, यहां पर प्रेशर P1 है और एरिया A1 है। P1 प्रेशर जो है वो A1 एरिया पे लग रहा है, यहां पर P2 प्रेशर जो है वो A2 एरिया पर लग रहा है। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स को मैं कहता हूं P1 A1, एक तो ये है और एक है P2 A2। अब चूंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में है, अगर मैं P1 वाला डायरेक्शन को फ्लो के डायरेक्शन में मानता हूं तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव फोर्स है और ये नेगेटिव फोर्स है। तो P1 A1 माइनस P2 A2 दैट शुड बी ये जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपको देखिए, मैं इसको लिखता हूं इस तरीके से, P1 अपॉन ρ1 और A1 ρ1 माइनस P2 अपॉन ρ2 इंटू A2 और ρ2, ठीक है। A1 ρ1 और A2 ρ2 ये हमने कांस्टेंट माने हैं, तो ये मेरे पास फाइनली आ जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई P1 अपॉन ρ1 माइनस P2 अपॉन ρ2। ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। और एक और बात है, जो डिफरेंस ऑफ फोर्सेस है जो कि इन दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लग रहा है, यानी कि ये जो हमने निकाला है, ये जो कुछ भी चीज हमने निकाली है, ये पूरी चीज जो है, डिफरेंस ऑफ फोर्स हमेशा वर्क डन के बराबर माना जाता है, या हम कहें कि गेन इन एनर्जी के बराबर माना जाता है। तो दिस शुड बी इक्वल टू गेन इन द एनर्जी। इसका मतलब ये है कि मैं इसको कांस्टेंट को हटा देता हूं, मैं इसको सीधी राइट हैंड साइड की जो चीज है उसको मैं सिर्फ इतना सी बात लिखता हूं कि P1 अपॉन ρ1 माइनस P2 अपॉन ρ2 इट शुड बी K2 माइनस K1, K2 माइनस K1। ये K2 और K1 क्या है, ये एनर्जीज हैं। दिस इज द एनर्जी, ये इस साइड की एनर्जी है और ये इस साइड की एनर्जी। जो चेंज इन एनर्जी है वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि इट विल बी P1 अपॉन ρ1 प्लस K1 शुड बी इक्वल टू P2 अपॉन ρ2 प्लस K2, ठीक है। नाउ अब एक बात देखिए कि ये जो चीज है जो है, ये चूंकि बराबर है, इसका मतलब फाइनली एक्चुअली इस स्ट्रीम ट्यूब में ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट बनी रहेगी,
ठीक है ना। ये स्टीम ट्यूब वेरिएबल लेंथ की हो सकती है, किसी भी लेंथ की हो सकती है, तो उसके अंदर ये पूरी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। और K1 और K2 क्या है, ये एनर्जीज है। ठीक है, तो K1 और K2 जो एक्चुअल में है वो है K1 और K2 आर सम ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं जो K है उस K को किस तरीके से लिख सकता हूं, K जो है मेरा फाइनली एक्चुअल में K को मैं लिख सकता हूं हमेशा 1/2 Q²। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को मैं ओम लिख सकता हूं, तो ये एक्चुअली 1/2 Q² प्लस ओम है एक तरह से। ठीक है ना। और इस चीज को मैं अगर इस्तेमाल करूं तो सीधी सी बात है कि जो मेरे पास जो चीज है, यानी कि ये जो चीज है, ये एक्चुअल में क्या है, P/ρ प्लस K इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट। इट मींस कि ये जो है मैं इसको लिख सकता हूं P/ρ प्लस 1/2 Q² प्लस ओम पोटेंशियल एनर्जी, दैट मस्ट बी अ कांस्टेंट। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये मेरे पास फाइनली क्या है, ये मेरी इक्वेशन ऑफ, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रीम ट्यूब। बस ये बात हमको देखनी थी यहां पे। आप अगर ध्यान देंगे तो यहां पर आप ये भी दिखाई देगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रीम ट्यूब है, इट इज ऑफ द सेम काइंड एज द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो असल में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम उसको किसी भी मेथड से निकालने की कोशिश करें, फाइनली हमारे पास चीज एक ही आती है। इक्वेशन ऑफ मोशन का जो बेसिक फंडामेंटल है वो वैसे के वैसे ही फॉलो होता है। चलिए अब हम एक और दूसरी बात करते हैं। अब मैं ये कहता हूं, मैं कुछ खास डिडक्शंस निकालने की कोशिश करूंगा और उनको भी आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स फील्ड है दैट शुड बी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब वो जो है वो चेंज नहीं होता है उसके अंदर, यानी कि पोटेंशियल जो है वो वैसा का वैसा बना रहता है, यानी कि वो पोटेंशियल काइंड ऑफ फोर्स फील्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई पॉइंट ए है और इसी तरीके से यदि कोई पॉइंट बी है, तो ए से बी तक हम किसी भी रूट से जाएं, किसी भी रूट से ए से बी तक जाएं, जो टोटल वर्क डन है दैट शुड बी इक्वल। यानी कि अगर फोर्स फील्ड एफ है, फोर्स एफ है, तो एफ डॉट डी आर जो है ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, और ये आपको पहले से ही पता है कि दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ओम, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है, इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और ये जो है इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर तो मेरे पास फाइनली डिफरेंशिएट कर दें सॉरी, तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल्टा ओम। ठीक है, तो ये जो है ये हमेशा ये फोर्स पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखने की बात है और इसको हम इसी तरीके से लेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं, मैं कुछ खास सॉरी चलिए तो कुछ डिडक्शन करेंगे हम। सबसे पहले इंटीग्रेशन इक्वेशन जो है हमारी, उस इक्वेशन को लिखते हैं। हमने जो ली थी इक्वेशन आपको याद होगा, डेल क्यू बाई डेल टी प्लस डेल्टा 1/2 Q² माइनस Q क्रॉस कर्ल Q, और ये इक्वल टू था माइनस
डेल्टा ओम माइनस 1/रो डेल्टा पी, इसके बराबर था ये, है ना। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने एक इंटीग्रल फॉर्म निकाला था, आपको याद हो पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने किया था। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक खास तरीके से जमाता हूं। मैंने क्या किया, डेल क्यू बाई डेल टी, ये वैसा का वैसा ही है, माइनस क्यू क्रॉस कर्ल क्यू, ये वैसा का वैसा ही है, और इट शुड बी इक्वल टू डेल, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिया ओम, माइनस भी साइन बाहर ले लेते हैं, ओम प्लस ये चीज या पहले ये लिख लेते हैं, यानी कि P अपॉन रो माइनस इधर होकर माइनस हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर। इज दैट ओके? चलिए, तो हम क्या करते हैं, इधर की तरफ दोनों जो लेफ्ट एंड राइट साइड हो गई, जो इधर की तरफ जो क्यू है, इधर की तरफ जो क्यू है वो भी चूंकि सॉरी ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, ये भी चूंकि ये पोटेंशियल काइंड ऑफ फ्लो हमने कह दिया है, जब पोटेंशियल काइंड ऑफ फ्लो कह दिया है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी वेलोसिटी पोटेंशियल के रूप में इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं डेल, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं लिखूंगा डेल बाई डेल टी ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस माइनस डेल फाई, ठीक है, माइनस ये जो चीज होगी ये क्यू क्रॉस कर्ल क्यू वैसे की वैसी होगी, और राइट हैंड साइड में जो चीज है वो भी वैसा का वैसा ही हमने निकाल ही लिया है, दैट वुड बी ओम प्लस पी अपॉन रो प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर। इज दैट ओके? है, तो इसका मतलब मैं यहां पर भी पोटेंशियल आ गया, यहां पर भी पोटेंशियल आ गया, तो मैं पोटेंशियल वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूं। मैंने इसको लिखा डेल्टा डेल फाई बाई डेल टी प्लस ओम 1 मिनट डेल रो, ये जो चीज है 1 अपॉन पी डेल्टा पी अपॉन रो प्लस पी अपॉन रो प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू क्रॉस कर्ल क्यू। यहां पर कुछ मिस्टेक हो रही है, डेल्टा पी अच्छा ये ध्यान रखना है, हाँ सॉरी यस यहां मिस्टेक है। ये जो टर्म है इसमें P और रो जो है दोनों जो है वेरिएबल क्वांटिटीज है, इसलिए यहां पर जब भी हम इसको जब इस डेल्टा को जब बाहर लेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें, बस इतनी सी एक प्रॉब्लम थी वो। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फाइनली। अब इसके जो है कुछ स्पेशल केसेस हैं, उस स्पेशल केसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्पेशल केस जो है दैट स्पेशल केस इज इररोटेशनल फ्लो। तो इररोटेशनल फ्लो की बात करें हम, तो इररोटेशनल फ्लो जो है, इररोटेशनल फ्लो के लिए हमें पता है कि जो W या जिसे हम कहें कि कर्ल क्यू जो है वो 0 होता है। इसका मतलब ऐसी चीज के लिए हमारे पास ये जो हिस्सा है ये 0 हो जाएगा, और फाइनली आई विल गेट दिस थिंग डेल्टा ऑफ डेल फाई बाई डेल टी प्लस ओम प्लस इंटीग्रल रो अपॉन पी अपॉन रो प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। और अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी वुड गेट डेल फाई बाई डेल टी प्लस ओम प्लस इंटीग्रल it should be dp by rho plus 1/2 q square is equal to some constant, और constant भी कैसा, जो कि xi
जो कि टी पर डिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये कोई आर्बिट्ररी फंक्शन है विच डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो ऐसे में ये जो चीज है और ये जो चीज है, देखिए दोनों जो टर्म है वो टी पर टाइम डिपेंडेंट हुई। इसका मतलब ये जो चीज है इन दोनों को मैं आपस में मर्ज कर सकता हूं और मैं फाइनली इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इस चीज को मैं इस तरीके से वापस से इसको इसके अंदर ही मर्ज कर दूं तो मैं इसको लिखूंगा डेल फाई बाई डेल टी। ये मैंने मर्ज कर दिया है ना। फाई का नाम फाई रख दो, फाई डैश, फाई 1 रख दो, फाई 2 रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि आर्बिट्ररी नोटेशन है, हमने उसको वैसे का वैसे ही काम कर दिया। प्लस इंटेग्रल डीपी अपॉन रो प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर, और यहां पर x से इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म जो है वो और बची रह जाएगी, तो वो उसको हम यहीं पर लिख देंगे, दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो चीज है ये आपकी है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। ये बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर अनस्टडी इरोटेशनल फ्लो। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास जो फ्लो है वो इरोटेशनल है लेकिन साथ में स्टडी भी है, तो स्टडी होने का मतलब क्या हो गया कि डेल बाय डेल टी शुड बी इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में सिर्फ ये टर्म बची रह जाएगी, ठीक है। तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, ओम प्लस इंटेग्रल डीपी अपॉन रो प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लीजिए मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब ये डीपी वाली जो टर्म है, ये टर्म जो है इसमें भी चेंज आ जाने वाला है। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो प्रेशर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा डेंसिटी पर, है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये टर्म भी कांस्टेंट बन जाएगी और फाइनली मेरे पास अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, इनकम्प्रेसिबल नॉट इन कंप्रेसिबल फ्लूइड अगर होता है तो मैं लिखता हूं इसको P अपॉन रो प्लस ओम प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो चीज है ये बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टडी एंड इरोटेशनल फ्लो कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन का एक और अलग रूप है। तो हमें इस चीज को हम देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वाला भी टॉपिक है, तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट। और आज मैं कोशिश करूंगा कि एक असाइनमेंट भी आपको दूं छोटा सा, तो उस असाइनमेंट को भी आपको करना होगा और नेक्स्ट लेक्चर में जरूर अटेंटिव रहिएगा। ओके देन, ऑल द बेस्ट।